मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? पहले तो ये बताओ, सब लोग अच्छे हो, बढ़िया हो, एकदम शानदार हो, फर्स्ट क्लास हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो एकदम? ये बताओ पहले तो। कुलविंदर है, कुलविंदर आपका स्वागत है। शिखा है, राहुल कुमार है, प्रियंका भारती है, कामिनी कौशल है, सौम्या, चिराग, सानिया और फिरदौसी अहमद है, भारती चौधरी हैं, अंजलि कुशवाहा हैं, कृष्णा शर्मा जी हैं, जसप्रीत हैं, सुमित कुमार हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी को और ढेर सारा शुभाशीष। आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास और जबरदस्त होंगे। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग अच्छे हैं? कैसन वाह, बढ़िया वाह। आइए, अभी तक मतलब बहुत शानदार क्लास चल रही है। जितना भी आपकी क्लासेस में हो रहा है जीएस में, उसका कंप्लीट आपको रिवीजन यहाँ पर मिल जाता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस में कितना सिलेबस हुआ, उस हिसाब से। सिलेबस ज़्यादा होता है तो ये क्लास ज़्यादा लंबी चल जाती है। अगर कोई क्लास ऑफ हो गई या फिर सिलेबस नहीं हुआ तो थोड़ी सी छोटी क्लास रह जाती है। लेकिन फिलहाल ठीक है, अभी तक आप बताएंगे कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, एक मतलब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कभी मैं एमसीक्यू ले आता हूँ, कभी मैं वन लीनियर क्वेश्चन इसमें ले आता हूँ। मतलब एक तरह रोज रोज जो है ना, एक तरह के कलेबर से हम लोग आमतौर पर बोर हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं एक्सप्लेनेशन ले आता हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ले आता हूँ। तो ठीक है नवीन, ओके ठीक है, अविनाश है, नवीन है और अमृत कौर है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं कम कर देता हूँ, आपकी आंखों पे लगेगी। ठीक है, खम का आपकी आंखों में दिक्कत होगी। तो ऑल गुड, स्टार्ट करें भाई सेशन को फिर हम लोग। जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत शानदार हूँ। विक्रम साहू, मैं अच्छा हूँ। कृष्णा, विकास, पलक, मंजेश, ईशु, शिवम रावत, शिवांगी कौशिक हैं और आपके कृष्णकांत जी हैं, संजना हैं, सोहिल हैं, पूनम कुमारी हैं, चिराग हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगर नियोजन है, मतलब टाउन प्लानिंग है, उस टाउन प्लानिंग के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और उस पर आपको विचार करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि शहरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जी हाँ, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप इसके बारे में समझना सभी मेरे प्यारे साथी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं और उन पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है ना, बहुत अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहला बात यह है मेरे प्यारे बच्चे कि इस सिविलाइजेशन के हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया जाता है, कई बार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया जाता है, कई बार हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया जाता है, कई बार इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोल दिया जाता है, इंडन सरस्वती सिविलाइजेशन बोल दिया जाता है। तो यहां पर यह पूछा जाता है कि आप ये बताएंगे कि इसका सबसे प्राचीन नाम कौन सा है। नंबर फर्स्ट, इस सभ्यता का सबसे पुराना नाम। दूसरा पूछा जाता है कि इस सभ्यता का सबसे ज्यादा रीजनेबल नेम या सबसे ज्यादा साइंटिफिक नाम कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप मेरी बात पर यहां पर फोकस करना। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मेरे प्यारे बच्चे इस सभ्यता का सबसे पुराना नाम है, ये ओल्डेस्ट नोमेनक्लेचर है, ये इस सभ्यता का सबसे पुराना नाम है, ओल्डेस्ट। और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, इस नाम को दिया, क्यों दिया था?
देखो इस सभ्यता का जो सबसे पहला जो टाइप साइट है, मतलब इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला स्थल है जो खोजा गया था वह था हड़प्पा। कौन सा स्थल था भैया? हड़प्पा स्थल था इस सभ्यता का सबसे पुराना खोजा जाने वाला स्थल। इस सभ्यता का सबसे पुराना खोजा जाने वाला स्थल आपका हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी उन्होंने इस स्थान की खोज की थी 1921 में। ये जो स्थान है, ये जो टाइप साइट है आपका, ये रावी रिवर के तट पर था। और फिर अगले ही साल मतलब 1922 में, नेक्स्ट ईयर 1922 में एक और खोज करता हुए जिनका नाम हुआ राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। आरडी बनर्जी ने 1922 में एक और नए स्थान को खोजा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। उन्होंने एक और नए स्थान को खोज लिया था आरडी बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने। और उस स्थान का नाम क्या था? उस स्थान का नाम था मेरे प्यारे बच्चे मोहनजोदड़ो, ठीक है। इस नए स्थान को खोजा और ये जो था, ये स्थान ये इंडस रिवर के किनारे था। ये जो स्थान खोजा गया, ये स्थान सिंधु नदी के किनारे था। ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था ये वाला स्थान। सबसे पहले, ठीक है, इन बातों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल चीफ थे, तो उनको लगा कि ये जो सभ्यता है कहीं ना कहीं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे है, क्योंकि रावी जो है, रावी एक्चुअली सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है ना। और सिंधु इसकी मेन रिवर है, रावी ट्रिब्यूटरी। तो उनको लगा कि ये पूरी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, क्योंकि इससे पहले जो भी सभ्यता खोजी गई थी वो एक या दो नदी के किनारे ही थी। जैसे इसके समकालीन, इसके कंटेम्परेरी एक और सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, ठीक है, जो कि वर्तमान में इराक में, तो वो भी दो नदियों के किनारे थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस, मतलब आप कहेंगे दजला और फरात नदियों के किनारे थी। चीन की जो सभ्यता है वो भी इसके समकालीन थी, वो हांगो रिवर के किनारे थी। और एक मिस्र की सभ्यता थी, वो नाइल रिवर के किनारे थी, नील नदी के किनारे। तो इनको लगा कि ये सभ्यता भी कहीं ना कहीं एक दो नदी के किनारे रही होगी, रावी, ठीक है ना, और जो कि सिंधु की सहायक नदी है। तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि इनका मानना ऐसा था कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता एक आध नदी के किनारे ही है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे बच्चे इस सभ्यता के संदर्भ में खोज आगे बढ़ी, जैसे जैसे सभ्यता के संदर्भ में खोज आगे बढ़ी, तो पता है एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। क्या आया? कि इस सभ्यता के केवल व केवल 3% स्थल ऐसे हैं, केवल 3% ऐसे बच्चे स्थल हैं, प्लेसेस हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं। केवल 3%। क्या बोला मैंने? केवल 3% ऐसे हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे हैं, केवल 3%। है कि नहीं चौंकने वाली बात बच्चे? तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता तो नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे जैसे इस सभ्यता का बच्चे आगे हमने खोज किया तो फिर ऐसे बहुत सारे स्थल हमें मिले जो अन्य नदियों के किनारे थे। तो इसलिए फिर इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया बच्चे कि आर्कियोलॉजी में एक परंपरा होती है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है, उसी के आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है ना, इंडस हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुराना नामकरण है। ये जॉन मार्शल ने दिया था। सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा, दूसरा स्थल आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। ये कहीं ना कहीं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए सबसे पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, जी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा वैज्ञानिक या सबसे ज्यादा रीजनेबल जो नाम है, तो वो आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है। इंडस सरस्वती सभ्यता इसलिए पड़ा था क्योंकि इस सभ्यता के लगभग 27% स्थल ऐसे हैं जो सरस्वती नदी के किनारे हैं, ठीक है। और माफ कीजिएगा, मैं यहां पर गलत हो गया, 27 नहीं बच्चे, 3% स्थल इंडस रिवर के किनारे हैं, 20% स्थल जो हैं वह अदर्स नदियों के किनारे हैं, जो अन्य नदियां हैं उनके किनारे हैं। और सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, 27 और 3 कितने हो गए? 30 हो गए।
और 100 में से 30 गए तो 70% स्थल ऐसे हैं इस सभ्यता के जो सरस्वती नदी के किनारे हैं। 70% स्थल, तो इसलिए इसको इंडस और सरस्वती। तो अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल, अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से हम देखें मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम जो है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता है ज्योग्राफिकल दृष्टि से। अगर आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखें, ठीक है, या फिर आप वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से देखें, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे रीजनेबल जो इसका नॉमेनक्लेचर है। और अगर सबसे ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर को देखें तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, एक बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई, इस सभ्यता के 3% स्थल सिंधु के किनारे, 27% अन्य नदियों के किनारे जो सिंधु और सरस्वती को छोड़कर हैं, और सरस्वती नदी के किनारे 70% स्थल हैं। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहां पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो ये कहना कि शहरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सही बात है। ये पूरी तरह से एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना भैया। ये पूरी तरह से कैसी सिविलाइजेशन थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन नगरीय सभ्यता होने का मतलब ये है कि यहां पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री नहीं होता था, नहीं होता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता था मेरे भाई, यहां पर एग्रीकल्चर भी होता था, यहां पर एनिमल हस्बेंड्री भी होता था, पशुपालन भी होता था। यहां के लोग ये भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। लेकिन यहां का जो प्रमुख व्यवसाय था, ठीक है, जो यहां का मेन बिजनेस था, जो प्रमुख व्यवसाय था, वो क्या था मेरे प्यारे बच्चे? वो था व्यापार, ट्रेड, व्यापार। तो इसलिए कहा जाता है कि एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी ये। कैसी थी? एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि नगरों में सबसे ज्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। और इस सभ्यता में यहां के लोगों ने एक नई धातु को, जिसका नाम होता था ब्रॉन्ज, कांसा, तो एक नई धातु को इजाद किया, कांसा को, ब्रॉन्ज को। अब पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। आप मिश्र धातु केमिस्ट्री में पढ़ी रहे हैं, तो ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, किससे बनती है? तो कॉपर, ठीक है ना, कॉपर और प्लस टिन का यूज किया जाता है इसमें, टिन का यूज किया जाता है। कॉपर और टिन के मिश्रण से कांसा बनती है, ये ध्यान रखना। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहां के लोगों ने कांसे का प्रयोग किया। इसके अलावा यहां पर ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति का मतलब ये है, इस तरह से, ठीक है, सड़कें जो होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लाइक ऐसे, ये ग्रिड पद्धति थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी और ये इस प्रकार से घर बने हुए होते थे, तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। जाल पद्धति, जाल पद्धति पर आधारित थी, ये बता रही समझ में। अब इसके बाद इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो था वह जम्मू कश्मीर में मांडा, सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो आपको मिलेगा वह महाराष्ट्र में मिलेगा, दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु, जो सबसे ईस्टर्न बिंदु मिलेगा, वह मिलेगा आपको आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु इस सभ्यता का जो मिलेगा वह सुतकांगेडोर में मिलेगा। सुतकांगेडोर मीन्स, ठीक है, आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अब ये जितने भी स्थल हैं ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। जैसे मांडा, तो ये चिनाब रिवर के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी है, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, ठीक है। दैमाबाद ये कृष्णा की सहायक नदी है, प्रवरा रिवर, ये प्रवरा रिवर के किनारे है। और सुतकांगेडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई इस सभ्यता। तो ये इस सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। अगर टोटल एरिया आपसे पूछा जाए कि इस सभ्यता का टोटल एरिया कितना है ना जी, ध्यान रखना, इस सभ्यता का आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल एरिया आपको बताना है कि टोटल एरिया कितना है, तो आप कहेंगे 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर,
12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इस सभ्यता का टोटल एरिया है। ठीक है, ये सभ्यता जो है ये एक चतुष्कोणीय सभ्यता है। चतुष्कोणीय सभ्यता। चतुष्कोणीय सभ्यता का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक ना, क्वाड्रिट्रल है, क्वाड्रिट्रल है। चतुष्कोणीय मतलब 4 स्पष्ट बिंदु हैं, लेकिन इस सभ्यता का जो शेप है, जो इसका आकार है, वह क्वाड्रिट्रल नहीं है, आकार इसका त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। आकार इसका त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। कैसे इसका आकार त्रिभुजाकार है? तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये दैमावाद है, ये आपका मांडा है, ठीक है, ये इस तरफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूतकांगेडोर। ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? सूतकांगेडोर हुआ। ये जो हुआ आपका, ये मांडा हुआ, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि आलमगीरपुर है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका दैमाबाद है, दैमाबाद है। तो सूतकांगेडोर है, दैमाबाद है, और ये किस किस नदी के किनारे है वो मैं पहले बताया। चतुष्कोणी है, क्वाड्रिट्रल है, लेकिन इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। क्वाड्रिट्रल इसलिए क्योंकि 4 स्पष्ट बिंदु बन रहे हैं। टोटल एरिया इसका मैंने आपको बता दिया, इतना है। सबसे पूर्वी पश्चिमी अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, मेन बिजनेस ट्रेड है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, और इसमें ग्रिड पैटर्न या ग्रिड सिस्टम पे नगर आपस में एक दूसरे से बचे हुए थे। ठीक है ना, मात्र सत्तात्मक समाज है यहाँ का, मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, क्योंकि मात्र देवी की पूजा करते थे यहाँ के लोग, मात्र देवी की पूजा करने के हमको एविडेंसेस मिले हैं, तो इसलिए मात्र सत्तात्मक समाज है। लोग यहाँ के मात्र देवी की पूजा करते थे। यहां पर द्विदेव मूलक धर्म है, द्विदेव मूलक धर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सभ्यता के लोग 2 देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग 2 देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब इस सभ्यता के लोग चूंकि 2 देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कहा गया है कि भैया ये सभ्यता द्विदेव मूलक धर्म थी। कैसे द्विदेव मूलक धर्म थी, मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे से समझना है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं, ये एक तो मातृ देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, दूसरा महिलाओं में और पुरुषों में पशुपति देव, तो इसलिए इसको द्विदेव मूलक धर्म कहा जाता है कि द्विदेव मूलक धर्म है। कुल मिलाकर ये इसकी विशेषताएं हो गई। इस सभ्यता की सारी विशेषताएं मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊंगा, आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा। ये एक रिकॉल है कुल मिलाकर, है ना। बाकी का मैंने इस सभ्यता के बारे में बताया कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। और इस सभ्यता के हम डेटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि कितनी साल ये सभ्यता पुरानी थी, उसमें भी आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जो कि मिस्र में नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है, पकी हुई ईंटों का इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि आप समझना इस बात को कि सिंधु सभ्यता के जो सिटीज होते थे, जो नगर होते थे, पूरा का पूरा जो सिटी होता था वह 2 भागों में डिवाइडेड था। एक उसको कहते हैं ऊपर का नगर, ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं, तो एक है उच्च नगर जिसको गढ़ी या दुर्ग कहते थे, ठीक है, फोर्ट वाला इलाका, इसको कहेंगे आप ऊपर का नगर, उच्च नगर, गढ़ी या दुर्ग। आमतौर पर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासक थे वो रहते थे यहां पर। दूसरा होता था निम्न नगर, निम्न शहर, निम्न शहर। और यहां पर जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वह सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग यहां पर निवास करते थे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो उच्च नगर होता था, जो अपर सिटी होता था गढ़ी या दुर्ग, इसकी किलेबंदी कर दी जाती थी। इसकी चारों तरफ दीवारें बनाकर इसकी किलेबंदी कर दी जाती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। निम्न नगर जहां पर सामान्य लोग रहते थे, इसकी किसी भी तरह की कोई भी किलेबंदी नहीं थी। लेकिन धौलावीरा इसका अपवाद है। धौलावीरा में मध्य नगर भी मिला है, केवल धौलावीरा इसका एक्सेप्शन है। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ेगा, कच्छ जिले में। धौलावीरा में आपको मध्य नगर भी देखने को मिलेगा, बाकी का और किसी में मध्य नगर देखने को नहीं मिलेगा। तो मध्य नगर केवल किस में देखने को मिलेगा? धौलावीरा
धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में कच्छ में है, कच्छ में है, और ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल को खोजा था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, ग्रिड पैटर्न पे थे। जी हाँ। नगरों को अनिवार्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था, नहीं, नगरों को केवल 2 ही भागों में विभाजित किया गया था। केवल इसका अपवाद था धौलावीरा, जहां पर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो ये कहना सामान्यतः है, तो आप कह देंगे कि ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो केवल 1 और 2 सही है। अब सिंधु सभ्यता के लोगों ने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया। जी हाँ। ये बात हमको कहां से पता चलती है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया? तो इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा इसे कर देता हूं कि ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर जॉन मार्शल ने किया है ना, इसको थोड़ा सा मैं ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर। हड़प्पा की जो खोज की वो 1921 में दयाराम साहनी ने की। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। ठीक है सर, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर देता हूं कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं येलो से कर देता हूं, ये आपको समझ में आ जाए, और इसको मैं कर देता हूं सर, ठीक है, ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर वाइट से, कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट बताया, ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर बताया, और ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इस सभ्यता की कुछ मैंने विशेषताएं आपको बताई, और प्लस यहां पे बताया कि कैसे इस सभ्यता एक ट्रायंगुलर शेप में है, एक ट्रायंगुलर शेप में है। ये मैंने प्यारे बच्चे आपको बताया। ठीक है। अब यहां पर मोहनजोदड़ो से जोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है ये कहां पर है मोहनजोदड़ो? तो एक्चुअली आपका पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस में पड़ेगा। ये सिंधु नदी के किनारे है, ये स्थल सिंधु नदी के किनारे। इसको 1922 में आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। किसने खोजा था मेरे प्यारे बच्चे? आर.डी. बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये एक्चुअली सिंधी भाषा का शब्द होता है मोहनजोदड़ो। मेरे साथ साथ बोलेंगे कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है द माउंट ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला, इसका अर्थ है द माउंट ऑफ डेड्स, माउंट ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला, ये इसका अर्थ होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सिंधु नदी 1922 आर.डी. बनर्जी, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो एक ट्रायंगुलर शेप में है। अब मोहनजोदड़ो से आपको जो है सबसे पहले ग्रेट बाथ मिला है, बृहत स्नानागार, ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ है, बृहत स्नानागार, ग्रेट बाथ। एक असेंबली हॉल मिला है, सभा भवन, ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ है। ठीक है। एक पुरोहित आवास मिला है, प्रीस्ट रेजिडेंस, ये भी पक्की ईंटों से है। एक ग्रेनरी मिला है, अन्नागार, ये भी पक्की ईंटों से निर्मित है। तो इसलिए अधिकांश बिल्डिंग जो है वो पक्की ईंटों से है। मोहनजोदड़ो में तो डबल सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली हैं, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली हैं, बिल्डिंग्स। ठीक है। और इन बिल्डिंग्स में विंडो का यूज किया गया था एकमात्र मोहनजोदड़ो में। इन बिल्डिंग्स में खिड़कियों का प्रयोग किया गया था, विंडोज का यूज किया गया था। ठीक है। ये भी एविडेंसेस भी एकमात्र कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। घरों में खिड़की का प्रयोग किया गया। कभी भी दरवाजे जो होते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, दरवाजे हमेशा पीछे वाली रोड पर खुलते थे। तो बस इतना मेरे लिए बहुत है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सब लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर है आपके टाइप साइट और दूसरी तरफ है आपके एविडेंसेस। क्या क्या मिला? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। जी हाँ, इसको कहेंगे डांसिंग गर्ल। ठीक है, क्या कहेंगे? डांसिंग गर्ल। तो एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, बिल्कुल मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया, पुरोहित आवास, अन्नागार, स्नानागार वगैरह, ये सब आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और प्लस मोहनजोदड़ो से आपकी नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से वो सब मिला है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ठीक है। लोथल से डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है, यस, प्राचीन डॉकयार्ड मिला है लोथल से। लोथल गुजरात में पड़ेगा, लोथल के बारे में बता दूं, गुजरात में पड़ेगा। ठीक है ना। और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है,
ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अहमदाबाद, अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है, लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा लोथल से जो है वह चूड़ी और मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना मिला है, इंडस्ट्री मिली है पूरी चूड़ी और मनका बनाने के। यहां से बहुत सारे, ठीक है ना, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगी? जितनी भी महिलाएं बताएंगे बच्चे वो क्या कहती हैं उसको? वैनिटी, वैनिटी बॉक्स मिला है, वैनिटी बॉक्स मिला है। और उसमें, ठीक है, लिपस्टिक वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। तो इसका मतलब है कि लोथल की जो महिलाएं थी वो ठीक ठाक मात्रा में सस्ती समर्थी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैनिटी बॉक्स मिला है उनका, और चूड़ी और बनका मिला है लोथल से। इसके अलावा लोथल से जो है, ठीक है ना जी, लोथल से, ठीक है, एक पंचतंत्र की कहानी वाला, पंचतंत्र की कहानी वाला एक जार मिला है। जार का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, एक वेयर, मिट्टी का एक बर्तन, एक जार मिला है। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्री कहानी वाला का मतलब है चालाक लोमड़ी की कहानी है। उसमें क्या है कि एक चिड़िया अपनी चोंच में मछली दबाई पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, लोमड़ी नीचे खड़ी है और लोमड़ी चिड़िया को उकसा रही है कि चिड़िया को जैसी बोले उसकी चोंच में से वो मछली छूटे और लोमड़ी उस मछली को खाकर अपनी पेट भर ले। तो वो चालाक लोमड़ी की कहानी जो है, ठीक है, उसका चित्रण जो मिलता है वो हमें लोथल से मिलता है। कालीबंगा, ये कालीबंगा मैं बता देता हूं आपको, कालीबंगा राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां, है ना, काले रंग की चूड़ियां। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कालीबंगा मीन्स मेरे प्यारे बच्चे काली रंग की चूड़ियां। थोड़ा सा मुझे यहां लिखना पड़ेगा, माफ करना। कालीबंगा राजस्थान में, ये घग्गर नदी, घग्गर का मतलब है कि भारत में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाएगा और पाकिस्तान में हकरा कहा जाएगा। ये कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के एविडेंसेस मिले हैं। आप कहेंगे जी हाँ, जुते हुए खेत के एविडेंसेस कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से क्या मिला है कि फर्श पर, जो फर्श है कालीबंगा से एकमात्र एविडेंस है कि फर्श पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है। जैसे आज हम टाइल्स लगाते हैं ना फर्श पर, तो टाइल्स का यूज किया गया है फर्श पर, ये कालीबंगा से ही मिला है। फर्श पर टाइल्स का यूज, ये बहुत रेयर था और कहीं से नहीं मिला, ये केवल कालीबंगा से मिला। तो इसमें आप कहेंगे कि ये सभी जो है वो सही सुमेलित हैं, ऑल थ्री करेक्टली मैच, ये सभी सही सुमेलित हैं, ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसका जवाब दे देंगे। पूछा है कि कौन सा कथन रॉन्ग है, कौन सा कथन उस सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में भैया गलत है, ये आपसे पूछा है। तो सभी बाबू यहां पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। वे कपास का उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोग थे, जी हाँ, ठीक है। वजन और माप की प्रणाली 16 के मल्टीपल में थी, जी हाँ 16। जैसे आज वजन और माप की प्रणाली जो होती है वो 5 के मल्टीपल में होती है। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में 5 के मल्टीपल में होती है। जैसे 5 किलोग्राम, जैसे कि आपका 500 ग्राम, ठीक है, जैसे कि आपका 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। तो आज 5 के मल्टीपल में है। अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में वह 16 के मल्टीपल में होती थी, कपास का उत्पादन करते थे, बड़े पैमाने पर लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। नहीं बच्चे, उनको लोहे का ज्ञान ही नहीं था, उनको लोहे का ज्ञान ही नहीं था, वो लोहे का यूज ही नहीं करना जानते थे, ठीक है। वो कॉपर से परिचित थे, कॉपर से वो पहले से ही परिचित हो चुके थे, कॉपर का यूज करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक नई धातु को खोज निकाला था जिसका नाम था ब्रॉन्ज। तो पूरी तरह से ये जो सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो ये कहना कि बड़े पैमाने पर लोग, गलत। मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें जो हैं वो हमारे यहाँ मिली हैं और हमारी कुछ मोहरें जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं। तो ये कहना कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ वह लगातार संपर्क में थे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है, जी हाँ, सियाचिन, वोल्टेरो, हिस्पर, ये जितने भी ग्लेशियर से मेरे प्यारे बच्चे काराकोरम में है।
और सियाचिन ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ नुब्रा नदी। जी हाँ, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहां से आपकी नुब्रा नदी भी निकलती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं सत्य? एक बार बताएंगे। चलिए, आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हुई है ना? जी, ठीक है। तो बेटा सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है, बिल्कुल है। और ये ठीक है नुब्रा नदी का स्रोत है, बिल्कुल स्रोत है। अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो जो प्रमुख ग्लेशियर हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उन ग्लेशियर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। बोल्टारो ग्लेशियर, बोल्टारो, दिस इज बोल्टारो ग्लेशियर, बोल्टारो ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर, बोल्टारो के साथ मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ग्लेशियर? बोल्टारो के साथ आपका हिस्पर ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टारो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्याफो, चोमोलुंगमा, यहीं पर है ब्याफो ग्लेशियर, ठीक है। ब्याफो, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, ग्लेशियर, ये सब जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे बच्चे। बातुरा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर, ये बहुत फेमस ग्लेशियर है बातुरा। खुर्दोपिन है, खुर्दोपिन ग्लेशियर। तो इन ग्लेशियर के नाम आप याद कर लें। इनमें जो ग्लेशियर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वह एक्चुअली आपका सियाचिन पूछा जाता है, वोल्टेरो पूछा जाता है, विस्पर आपका ब्याफो पूछा जाता है, हिस्पर पूछा जाता है, ठीक, खुर्दोपिन पूछा जाता है, चोबुलुंगमा ग्लेशियर पूछा जाता है। तो ये सभी मतलब जो है ना इंपोर्टेंट ग्लेशियर हैं। तो ये आपकी ग्लेशियर है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी की घाटी भी बहुत ज्यादा फेमस है और ये बात बिल्कुल सही है। और सियाचिन जो है वह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नुब्रा नदी का स्रोत है। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर, कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या ये बात सही है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है ना। देखो गंगोत्री ग्लेशियर आपका कुमायूं हिमालय में नहीं है, गंगोत्री आपका गढ़वाल हिमालय में पड़ेगा, गढ़वाल हिमालय। हाँ, ये बात सही है कि वह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह कर दी कि गंगोत्री ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुमायूं, बल्कि वह गढ़वाली हिमालय में पड़ता है, गढ़वाली में। जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है और तीस्ता नदी को यह जल प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। जम्मू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बताएंगे कि भाई रे भाई सिक्किम में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सिक्किम में जम्मू है, जम्मू है, और कौन सा है? तो जम्मू के साथ साथ लोनक ग्लेशियर है सिक्किम में, जम्मू और लोनक ग्लेशियर, जम्मू और लोनक ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर कहां पर पड़ेंगे? सिक्किम में पड़ते हैं। जम्मू ग्लेशियर भी और लोनक ग्लेशियर भी, ये दोनों ही ग्लेशियर आपके सिक्किम में पड़ते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे, जम्मू और लोनक, ये दोनों ही ग्लेशियर हमारे कहां पर देखने को मिलते हैं? सिक्किम में देखने को मिलते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही होगा। 1 और 3, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ग्लेशियर आपने याद किए, सियाचिन, वोल्टेरो, हिस्पर। मेरे साथ साथ याद करेंगे, सियाचिन, वोल्टेरो, हिस्पर, व्याफो। एक ग्लेशियर और है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सासायमी ग्लेशियर, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस ग्लेशियर है सासायमी ग्लेशियर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सासायमी ग्लेशियर, सासायमी ये अलग है ना। तो इसलिए मैंने सियाचिन के बाद कोमा करके यहां पर लिखा है सासायमी ग्लेशियर, ये भी बहुत फेमस है बच्चे। चोबोलुंगमा, खुर्दुपिन, ठीक है, रीमो और पुनमाह, रीमो और पुनमाह, ये भी 2 प्रमुख ग्लेशियर हैं, रीमो और पुनमाह, ये भी 2 प्रमुख ग्लेशियर हैं। सिक्किम के ग्लेशियर की बात करें, जेमू है सिक्किम में और लूनक ग्लेशियर है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है और सिक्किम में आपका कौन सा है? लूनक ग्लेशियर है। 2 प्रमुख ग्लेशियर है सिक्किम में। ये दोनों के दोनों ग्लेशियर आपको मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न पर।
हिमालयी दर्रों के बारे में आपसे पूछा है, जोजिला दर्रा, सिपकीला, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। और मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं क्लास में ये दर्रे आपके याद करवाऊंगा, ठीक है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नहीं कि क्लास में सारे दर्रे मैं आपको याद करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर को ले लो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, क्या है, ये आप देखो। 10 मिनट लगेंगे, अगर आप मुझे 10 मिनट दो तो सारे दर्रे याद होते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बीचों बीच में ये है बच्चे आपका श्रीनगर। श्रीनगर यहां पर है पीओके रीजन में गिलगित, पीओके रीजन में गिलगित है। ये यहां पर आपकी जास्कर रेंज है, जास्कर श्रेणी है। इधर आप जाएंगे तो जम्मू पड़ेगा, जम्मू पड़ेगा, ठीक है। जब कभी भी दर्रे को आपको दिखाना है तो ऐसे साइन के साथ दिखाते हैं, इस साइन के साथ आप दर्रे को दिखाते हैं, ये दर्रे का साइन होता है। अब यहां पर समझो बच्चे, हमें दर्रे याद करना है। तो श्रीनगर से गिलगित को जो दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को जो दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को जो जोड़ता है, मैं इसमें ग्रीन कलर ले लेता हूं। श्रीनगर से गिलगित को जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं बुर्जिल दर्रा। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहेंगे उसको, बुर्जिल दर्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, बुर्जिल दर्रा। मेरे साथ साथ बोलेंगे बुर्जिल पास, देखिए इंग्लिश में आप लिख लेंगे खुद। तो जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़े वह बुर्जिल पास है, गिलगित को जोड़े बुर्जिल पास है। देखिए दर्रे का मतलब होता है जो दो दुर्गम स्थानों के बीच में रास्ता मुहैया कराता है उसको दर्रे कहते हैं। जो दो दुर्गम स्थानों के बीच में रास्ता मुहैया कराए भैया उसको क्या कहते हैं, उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दर्रा नेचुरल होते हैं, ये कई बार नदी के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है ना, नदी के द्वारा। ये कई बार बेसिकली जो है बच्चे पवनों के द्वारा भी निर्मित, कई बार ग्लेशियर्स के द्वारा भी निर्मित होते हैं। तो श्रीनगर से गिलगित को, अब श्रीनगर से जास्कर श्रेणी को जोड़ता है, ठीक है ना, जास्कर श्रेणी को जोड़ता है। जास्कर श्रेणी में स्थित है, उसका नाम है जोजिला दर्रा। जास्कर श्रेणी में स्थित है, जोजिला दर्रा है। हालांकि जब आप काराकोरम श्रेणी में जाएंगे तो काराकोरम श्रेणी में आपको काराकोरम दर्रा भी देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम पास, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम पास, ठीक है। फिर जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। इसी में जवाहर सुरंग है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर एक कुलगांव से कोठी का स्थान है, ये आप समझना, कुलगांव से कोठी, और वो है आपका पीर पंजाल दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, कुलगांव से कोठी को जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। लेकिन ये बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा ये दोनों ही एक्चुअली पीर पंजाल श्रेणी में है, ये दोनों ही दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में है। तो आपको ना केवल दर्रों के नाम याद हुए, आपने मैप के माध्यम से ये भी समझ लिया कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। अब आप आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड कुछ ऐसे है, यहां पर उत्तराखंड है, लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर उत्तराखंड है और यहां पर ये चाइना है, यहां पर ये चीन है। जब आप उत्तराखंड के दर्रे को पढ़ोगे तो प्रमुख दर्रे तो मैं आपको बता देता हूं, बाकी के कई सहायक दर्रे भी हैं, सहायक दर्रों पे हमें नहीं जाना। तो प्रमुख दर्रे में आप ऐसे को देखो, ऊपर से नीचे उतरते चले आइए, आप ऐसे ऊपर से नीचे उतरते चले आइए ऐसे। और जब आप उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे प्लीज समझना, तो ये है आपका जो सबसे ऊपर है, ये है आपका थागा दर्रा, थागा। दूसरा है माना, तीसरा है नीति, और चौथा है लिपुलेख। थागा, माना, नीति और लिपुलेख, ये दर्रे हैं बेटा। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। सहायक दर्रे बहुत सारे हैं, अन्य दर्रे, ठीक है, वो मैम ने लिखवाए हैं, आप उनको देख लेना। लेकिन ये प्रमुख दर्रे हैं, इनके अलावा प्रश्नदीप और ये कनेक्टिविटी, ये सारे के सारे उत्तराखंड से चीन को। इसमें से लिपुलेख दर्रे से जो मानसरोवर यात्रा है वो होती है, ठीक है। मानसरोवर यात्रा कई बार, ठीक है, नीति दर्रे से भी हुई है। अब आएंगे सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम के इस तरफ चाइना है, नीचे भूटान है, इस तरफ चाइना है सिक्किम के,
और इस तरफ आपका नेपाल है ना। आपने सिक्किम को देखा था, और बीच में कुछ ऐसा बच्चे आपका सिक्किम है, बीच में कुछ ऐसा आपका सिक्किम है, कुछ ऐसा है हमारा सिक्किम। आ रही है बस समझ में। तो जब आप यहां देखेंगे, यहां पर एक बार चढ़ते समय और एक बार बिल्कुल उतरते समय, एक बार चढ़ते समय एक बार उतरते समय, तो चढ़ते समय जो दर्रा आपको देखने को मिलेगा वह दर्रा होगा आपका नाथुला। ला का मतलब यहां पे पास ही होता है। ला जो भाषा है, ला का मतलब पास ही है। ये नाथू दर्रा है, नाथुला, ठीक है, चढ़ते समय। तो 20 बात है, सिक्किम को चाइना से जोड़ेगा नाथुला। और दूसरा है जब आप उतरेंगे ये वाला, तो ये है जेलेपला या जेलेपला, जेलेपला, ये वाला जो पास है, तो ये वाला पास जेलेपला पास है, ये वाला पास जेलेपला पास है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ये जेलेपला पास है, ये वाला जो है। अब यहां पर समझने वाली प्रमुख बात क्या है, सभी मेरे नन्हे मुन्ना जितने भी हैं मेरे बाबू, सभी समझेंगे इस बात को कि इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये है जिलेपला, ये है नाथुला। जिलेपला आपको सिक्किम को चाइना से भी कनेक्ट करता है, प्लस भूटान की रास्ता भी ये मुहैया कराता है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो नाथुला दर्रा है, सिक्किम में जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रूट का पार्ट था। जो प्राचीन समय में सिल्क रूट था, तो नाथुला दर्रा सिल्क रूट का पार्ट था। ये बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है यहां से यहां तक? अच्छा, अब ये बात मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर से जास्कर श्रेणी को जाता है। जब आप जास्कर श्रेणी के नीचे देखेंगे तो यहां पर लेह पड़ेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह कौन सा है? जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। आगे चलेंगे, ये हुआ सिक्किम। अब अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसा है, आपने अरुणाचल को तो देखा ही है ना, हम सब ने अरुणाचल को देखा है। अरुणाचल के ऊपर चाचा जी बैठे हुए हैं, अरुणाचल के ऊपर बेटा चीन है, और यहां पर है आपका म्यांमार। म्यांमार, तो दो दर्रे आपको यहां पर ऐसे मिलेंगे, हटो वे, हाँ, दो दर्रे मेरे प्यारे बाबू आपको ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऐसे करके, जब आप चढ़ेंगे तब, जो अरुणाचल को चाइना से कनेक्ट करेंगे, अरुणाचल को चाइना से कनेक्ट करेंगे। दो दर्रे आपको ऐसे मिलेंगे जब आप नीचे उतरेंगे। इस तरह से दो दर्रे चढ़ते समय और दो दर्रे उतरते समय आपको देखने को मिलेंगे। तो जो चढ़ते समय आपको मिलेंगे, आपको याद करना है बी बाई डीपी से, डीपी, डीपी आप लगाते हो ना, अपनी डीपी जो लगाते हो, तो आपको ऐसे याद करना बी बाई डीपी। बी फॉर बूमला या बोमडिला, वी फॉर बोमडिला, वाई फॉर यांगयाप, यांगयाप। ये वो दर्रा है जिस दर्रे से बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है। ये वो दर्रा है, मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है आपका यांगयाप दर्रा। फिर डीपी, डी इक्वल्स टू दिफू दर्रा, जो अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ेगा। और पी फॉर पांगसाड़ दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, ठीक है। फिर यहां पर नीचे नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, तो मणिपुर में यहां पर तुजू दर्रा है, मणिपुर में तुजू पास है। मणिपुर, ऑब्वियस सी बात है, वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा। मणिपुर का जो तुजू पास है वह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा। तो कितना सिंपल है। लेकिन अभी आपका क्या बचा हुआ है? कितना सिंपल है बताओ, ये दर्रे कुछ है, कुछ है, ठीक है। अब एक भैया कह रहे हैं कि सर आप कौन से विषय के टीचर हैं? ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। चलिए, तो जो भी आप मान लें, जिस भी विषय के मान लें, मतलब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये तो मतलब एक बहुत छोटे छोटे विषय हैं, ठीक है। बाकी का अलग जो विषय मैं पढ़ाता हूँ उसमें यूपी स्पेशल हो गया, एथिक्स पेपर 4 हो गया, यूपी पीसीएस में पेपर 5, पेपर 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, आपका ग्रामीण परिवेश हो गया, आपका सॉइल साइंस हो गया, तो सब है ना चल जाता है अपना ईश्वर की कृपा से चलिए, तो हमारा देखिए, हमारा अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी पूर्वक अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कभी आए
ठीक है, जब भी हम, ठीक है, एग्जाम में जाएं या कहीं पे भी जाएं तो हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हमारी तैयारी पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, कोई ये ना कह सके यार तुम्हारी तैयारी कम थी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। तो हिमाचल कुछ ऐसा है, ठीक है, देखो हिमाचल, और ये हिमाचल के ऊपर आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा हिमाचल कुछ ऐसा है, ये है कुछ ऐसा हिमाचल। तो हिमाचल में आप देखेंगे, हिमाचल में यहां पर है शिमला, जो हिमाचल की कैपिटल है शिमला, और ये है चाइना। ठीक है, तो यहां पर एक पास है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर एक पास है, यहां पर एक दर्रा है, ये ऐसे दर्रा, और इसका नाम है शिपकीला। शिपकीला, यही वो पास है जिस पास से सतलुज रिवर भारत में प्रवेश करती है। यही वो पास है मेरे प्यारे बच्चे जिससे सतलुज रिवर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो यही वो पास है जहां से सतलुज नदी भारत में आती है। तो ये आपका शिपकीला दर्रा है, सतलुज नदी, ठीक है, यहीं से, या फिर ये सतलुज नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब ये शिमला है, शिमला को आप यहां पर रखेंगे मेन पॉइंट पे। ये लेह है, ये शिमला है, ठीक है, यहां पे आपका मनाली है, मनाली, ठीक है, शिमला के वेस्ट में पड़ेगा मनाली, और शिमला जो है वो मनाली के थोड़ा सा ईस्ट में जाकर पड़ेगा। मनाली से जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको कुल्लू देखने को मिलेगा, कुल्लू, ये कुल्लू मनाली ये दोनों, ठीक है ना, ये है कुल्लू मनाली। अब देखो भाई, ठीक है, सब लोग यहां पर समझो, शिमला से लेह को जोड़ता है आपका एक दर्रा, ऐसे करके शिमला से लेह को जोड़ता है एक दर्रा। नो 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 नो, माफ करना, शिमला से ऊपर मंडी है, माफ करना मेरे प्यारे बच्चे, शिमला से ऊपर मंडी है, मंडी से लेह को जोड़ता है, ठीक है, अपोलॉजी, मंडी से लेह को जोड़ता है, और उसका नाम होता है बड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम होता है, बड़ा लाचा पास। मंडी से लेह को जोड़ता है बड़ा लाचा पास, मेरे साथ बोलेंगे, मंडी से लेह को जोड़ता है, क्या नाम है, मंडी से लेह को जोड़ने वाले उस पास का बड़ा लाचा पास, उस पास का नाम है जो मंडी से, ठीक है ना। शिमला को चाइना से शिपकीला है। यहां पर दो दर्रे, बेसिकली एक प्रमुख दर्रा आपको देखने को मिलेगा, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, जो कि मनाली से नॉर्थ में पड़ेगा आपको। मनाली से जब आप 30-35 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहां पर देखने को आपको मिलेगा। अब दर्रे से संबंधित प्रश्न देख लो। जोजिला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, आप बिल्कुल कहेंगे सही है। शिपकीला सतलुज नदी का भारत में प्रवेश है, बिल्कुल सही बात है। नाथुला सिक्किम में स्थित प्राचीन रेशम मार्ग है, जी हाँ, ठीक है, सभी सही सुमेलित है, डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक गलत हो गया ना, सॉरी माफ करना। देखो अभी तो तुमको समझाया, ये गलत हो गया, बिल्कुल सही बात है, मतलब नजर लग गई, तुम लोग, ठीक है, खम का तारीफ कर देते हो, नजर लग, चलो ये गलत हो गया, क्योंकि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है यार, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, बताया था ना, तो ये गलत हो गया। शिपकीला सतलुज नदी का भारत में प्रवेश है, यस, ये हिमाचल को चाइना से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित एक प्राचीन रेशम मार्ग है, नाथुला दर्रा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखेंगे तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, केवल 2 और 3 आपके सही हैं, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अब ये प्रश्न आपका केमिस्ट्री से है, परमाणु संरचना के बारे में आपसे पूछा है, तो सब लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो परमाणु संरचना के संबंध में क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी एटम है मेरे प्यारे बच्चे, उस एटम में एक नाविक होता है, ठीक है, नाविक, न्यूक्लियस होता है, नाविक होता है। नाविक में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये नाविक के भीतर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाविक के भीतर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, जितने प्रोटॉन होंगे नाविक की विभिन्न कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात हमको पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाविक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं नाविक के चारों तरफ, ठीक है। तो इसलिए एक एटम में, एक एटम हमेशा कैसा होगा, एक परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बराबर होती है। आपको दिख रहा है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बराबर होती है। तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, तो वो उदासीन होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप कहेंगे परमाणु क्रमांक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या को? प्रोटॉन की संख्या को। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, क्योंकि नाभिक जो परमाणु होता है उसकी मूल प्रकृति उदासीन होती है ना जी। अब अगर आप ये कहें कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक को जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा जेड। और परमाणु क्रमांक जेड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक जेड इक्वल्स टू, द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है? ए होता है नाभिक में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे ए। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ठीक है योग होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बात हम सब समझते हैं, ये बात हम सबको पता है, ये बात हम सब पे आती है। अब एक ही परमाणु के, ये समझना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे एटम्स, एक ही तत्व के ऐसे एटम्स जहां पर जिनके परमाणु क्रमांक समान है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो हैं समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या है अलग अलग, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। द्रव्यमान संख्या है असमान, उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। उसको हम समस्थानिक कहते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा आप डिटेल में, कि सर थोड़ा सा डिटेल में जाइए, मैं बता देता हूं। देखो जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, 6C12, 6C12, 6 जो है यहां पर, यह है जेड, मतलब परमाणु क्रमांक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है। मेरे प्यारे बाबू, मेरी बात आई समझ में? जेड इक्वल्स टू परमाणु क्रमांक है। वाह वाह, आनंद ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आप ये ऊपर जिसको देख रहे हैं, इस प्राणी को, ये द्रव्यमान संख्या है। ये द्रव्यमान संख्या है, मतलब ये द्रव्यमान संख्या है। इसको आप क्या कहेंगे? कैपिटल ए। कैपिटल ए। ये प्राणी जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये द्रव्यमान संख्या है। समझना है इस बात को। समझना इस बात को। ये द्रव्यमान संख्या है, और ये द्रव्यमान संख्या क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये क्या है भैया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप ए में से, किस में से? द्रव्यमान संख्या में से, अगर आप जेड घटा देंगे, ठीक है, परमाणु क्रमांक घटा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल कर आ जाएगा, कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अब जैसे सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। अब ए क्या है आपका? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। 12 में से अब जेड मतलब परमाणु क्रमांक, मतलब प्रोटॉनों की संख्या आप घटा दो, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो निकल कर आ जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भैया 6 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तत्व एक ही है, ठीक है, या तो तत्व कार्बन ही होगा, या तो तत्व हाइड्रोजन ही होगा, या तो तत्व आपका सोडियम ही होगा। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, जैसे 6, 6, 6, परमाणु क्रमांक समान है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो 6C12, 6C13, 6C14, तो इनको हम कहेंगे आइसोटॉप्स, ये समस्थानिक कहे जाएंगे। बोलेंगे मेरे साथ, आइए बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे, बोलो मुन्ना, आई समझ में बाबू, गोलू मोलू, आई समझ में ये बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आइसोटॉप्स है। बस एक बात ध्यान रखना कि एक यहां पर फंडा है, अगर कभी भी ठीक है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अलग अधिक होती है, ठीक है ना, किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है, तो उसके पास एक गुण आ जाता है, और उस गुण को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का गुण। उसको हम लोग बोलते हैं कि वह गुण किसका होता है? वह रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है, क्योंकि अतिरिक्त न्यूट्रॉन के आ जाने पर उस परमाणु का एक स्वाभाविक सी गुण होगा कि वो बराबर करेगा न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रोटॉन के बराबर। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन के बराबर करेगा, क्योंकि अतिरिक्त न्यूट्रॉन है, तो उससे उत्सर्जन होगा अल्फा बीटा गामा किरणों का इस तरह से, और वह हमेशा प्रयासरत रहेगा कि मैं प्रोटॉन के बराबर हो जाऊं। तो जब वो अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करता है, तो उस पदार्थ के या उस परमाणु के ऐसी क्वालिटी को, ऐसे गुण को हम लोग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रेडियो धर्मिता के नाम से जानते हैं। क्या आई मेरी बात समझ में सभी को? क्लियर हुआ? आइए अब परमाणु संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है गलत। परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम सभी को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या केवल नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या है, नहीं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है जो द्रव्यमान संख्या होती है। बात समझ में? जो आपका क्या होता है, मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड द मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास नंबर या नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक उदासीन न्यूट्रल परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल समान होती है। परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। हम मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, हम मास नंबर को 8 से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सभी को? अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। ठीक है, क्या मतलब यार 1 घंटा हो गया, आप सोच के देखो यार, 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला लिटरली कि कब 1 घंटा हो गया। तो आइसोटॉप्स के बारे में बताना है। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एक ही पदार्थ के, और सॉरी मतलब एक ही तत्व के, हाँ ठीक है, बेसिकली तत्व भी पदार्थ ही होता है, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है, जैसे 1H 1H 1H, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। 1S2 1S3 1H, सॉरी 1H1, माफ करना, 1H1 1S2 1H3। 1H1 प्रोटियम है, एकमात्र समस्थानिक जिसका नाम है 1H1 क्या है? प्रोटियम। ठीक है, आपसे पूछा जाए इस विश्व में एकमात्र, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसके आइसोटॉप्स के नाम है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट, एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम है, वो हाइड्रोजन है। 1H1 इज प्रोटियम, प्रोटियम। 1S2 इज ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। 1S3 इज ट्रिटियम, ट्रिटियम। 1S3 इज ट्रिटियम। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो समस्थानिकों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक समान, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यस, ठीक है, ध्यान रखना, जेड इक्वल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ए जो होता है, ए इनके, ठीक है, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। जेड इक्वल ए असमान होता है।
इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बताना है गलत। रासायनिक गुण समान होंगे, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने से रासायनिक गुण नहीं बदलते समस्थानिकों के। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने से समस्थानिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण नहीं बदलते। तो रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो आप कहेंगे गलत, बिल्कुल सही से गलत। चलिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों में केवल ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव है। बिल्कुल, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वह प्रोटॉन से अधिक है। कैसे? प्रोटॉन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रोटॉन की संख्या केवल 1 है, 1। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन घटाने के लिए 3 में से 1 गया तो भैया जी 2। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास रेडियो एक्टिविटी का गुण आ जाएगा। तो 1 और 3 आपके सही होंगे। 1 and 3 विल बी राइट आंसर। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है संभारिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब है कि विभिन्न तत्वों के, ठीक है ना, अलग अलग तत्वों के, तत्व विभिन्न है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु हैं, ऐसे एटम्स हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है, सॉरी, जिनका परमाणु क्रमांक असमान है, परमाणु क्रमांक असमान है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? इनके परमाणु क्रमांक होते हैं असमान। इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? इनके परमाणु क्रमांक होते हैं असमान। जी, आ रही बात समझ में बच्चे? तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं असमान, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? असमान। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या होती है समान। तो परमाणु क्रमांक असमान होंगे। जैसे मान के चलिए, ठीक है, PS आप ले लो, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो हा ही ली वी ब क ना ओ व नी ना मग अल सी प 18। ठीक है, चलिए, तो बेटा परमाणु क्रमांक असमान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होगी? समान होगी। जैसे सपोज दैट एक्स बाई मान लेता हूं मैं, एक्स बाई, तो यहां पर होगा जैसे 18, यहां पर होगा आपका 19, लेकिन ये समान होंगे 40 40, द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो अब देखेंगे द्रव्यमान संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या समान होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? ए। और द्रव्यमान संख्या होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये अलग अलग होंगे, जेड, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, केवल जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे, है ना जी। तो चलिए, इनके परमाणु क्रमांक समान होता है तो गलत, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। क्या इनका परमाणु क्रमांक समान होता है? गलत। ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं, ये भी बात गलत है। इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और वे अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ये बात सही है। इनकी द्रव्यमान संख्या आप देखें, द्रव्यमान संख्या कैसी है? समान है, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। भाई भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म समान हो जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, क्या इनके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, आयोडीन 131, इसका यूज थायराइड कैंसर के उपचार में होता है। यस, आयोडीन 131 जो है, आयोडीन 131 का यूज हम थायराइड कैंसर के उपचार में करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60
वेल्डिंग में दरारों की जांच में करते हैं हम। और कार्बन 14 जो है वो हम जो है फॉसिल्स की आयु के निर्धारण करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये तीनों ही सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है सर, ये तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। थायराइड कैंसर का उपचार वेल्डिंग में दरारों की जीवाश्म आयु का निर्धारण के लिए करते हैं, बिल्कुल। पेरिस ओलंपिक नहीं बच्चे, देखिए पेरिस ओलंपिक हम कल देखेंगे, क्योंकि आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास हुई नहीं है, तो कल फिर हमारे लिए कुछ काम नहीं होगा। कल हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी बेमतलब की, तो इसलिए देखिए हम पेरिस ओलंपिक वाले क्वेश्चंस को जो है देखिए कल देखेंगे, स्पोर्ट्स देखिए इसमें हम कल देखेंगे इनका उपयोग। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस जो हैं। अच्छा, मिक्स क्वेश्चन है आपको तो और भी ठीक है ना, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अरे बाप रे कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, ओके, थैंक यू। देखिए सभी को आया समझ में बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, आराम करो, फिर कल देखते हैं, है ना।